हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ईपीएफओ एसएससी एग्ज़ाम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या दिक्कतें आपको फेस हो सकती हैं, आप फेस करेंगे एग्जाम सिनेरियो में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ों के बारे में पता नहीं है। मैंने ईपीएफओ स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम के रिगार्डिंग रिव्यू शेयर किया था, तो उसमें मुझे बहुत सारे बच्चों का सजेशन मिला कि ईपीएफओ एसएससी के रिगार्डिंग भी आप थोड़ी सी वीडियो बना दीजिए कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना। तो मैंने सोचा हाँ, ये बात हेल्पफुल हो सकती है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, सो मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने ईपीएफओ स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम खुद अपीयर किया है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता चला कि क्या क्या दिक्कतें वहाँ पे थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिक्कत था वो था लॉक सिस्टम की। जैसे डीएसएसबी का अगर आपने कभी भी पेपर अपीयर किया है तो आपको पता होगा कि उसमें एक बार में एक ही सेक्शन खुलता है और वो भी एक ही गो में होता है। लाइक आपका अगर रीजनिंग फर्स्ट ऑफ खुला है तो आपको रीजनिंग जब तक आप सबमिट नहीं करोगे, जब तक आप दूसरे सेक्शन पे स्विच नहीं कर सकते, और एक बार सबमिट करने के बाद आपको उसे दोबारा से रीचेक या कोई भी क्वेश्चन दोबारा से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो आपको जो भी सोचना है उसी टाइम में सोचना है कि या मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, मैं आगे बढ़ूँ या अभी इस पर और टाइम दूँ। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है। तो सेम ईपीएफओ के भी एग्ज़ाम में था। आपका सबसे पहले मेरा जो मैं अगर स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के से रिलेटेड बात करूँ तो उसमें सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन आया था, उसके बाद जीएस एंड देन इंग्लिश था। तो आई थिंक क्रम भी ऐसा ही रहेगा। जो आपको एडमिट कार्ड इशू होगा उसमें उसके अलावा मतलब जहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे लिखा आएगा कि आपका किस किस क्रम में आएगा, तो आप देख लेना कि कौन सा सेक्शन कैसे आने वाला है। सो और सेकंड जो चीज़ हमें फील हुई स्टेनोग्राफर्स के बच्चों को, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई वो ये था कि रीजनिंग में क्वेश्चन डाले थे 10 से 12 क्वेश्चन उन्होंने मैथ्स के डाले हुए थे। वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात थी, क्योंकि स्टेनो का बच्चा स्टेनो में घुसा ही इस वजह से कि उन्हें मैथ ना करना पड़े, और अगर पेपर में मैथ आता है तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक बनता है पेपर को। लेकिन आप एसएससी वाले जो भी बच्चे अपेयर करने जा रहे हैं तो उनके लिए मैथ्स की कोई दिक्कत नहीं है, वो मैथ्स की भी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो उनके लिए वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो ये दूसरा इशू जो मुझे फील हुआ था। थर्ड इशू ये था कि जो इंग्लिश सेक्शन था, अगर मैं बताऊँ बिल्कुल सही से, कि जो इंग्लिश सेक्शन था वो इस तरीके से था, लाइक ये पूरी आपके मान लो स्क्रीन है, तो यहाँ पे मान लो आपका पैसेज है, तो आपको पैसेज में इधर उधर भी करना पड़ रहा है। मतलब पैसेज इतना लंबा है कि आपको ऐसे भी जाना पड़ रहा है और ऐसे भी करना पड़ रहा है। उसके अलावा भी जैसे आपके ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो एक बार ऑप्शन लिखे हुए हैं, उसके अलावा फिर ABCD करके डाला जा रहा है। सो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो टाइम लग ही रहा है, पहले आप देखोगे, और लक बाई चांस आप ऊपर से देखेंगे, नीचे जब स्क्रॉल करके आ रहे हो और आप भूल गए कि कौन सा था और आप यहाँ पे गलत मार्क कर गए, तो कहीं ना कहीं आपको ये नेगेटिव मार्किंग दिलवाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग काफ़ी अच्छी खासी है, 1/4 के आसपास आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको बहुत बचना है कि किस तरीके से आपको नेगेटिव मार्किंग कितनी कम से कम करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और आपको जो पेपर है सीक्वेंस मैंने बता दिया। सो आप लोग अपना जो टाइम है वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, और इस टाइम से अगर एक्सीड होता है तो आपको नेक्स्ट सेक्शन पे स्विच करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़, बच्चे पूछ रहे थे कि करंट अफेयर का क्या सीन था, तो करंट अफेयर कुछ खास नहीं पूछी गई थी। 21 और 21 की क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन 21 का था, और जो मोस्टली क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, मोस्टली क्या मतलब 3 ही 4 क्वेश्चन मुझे दिखे थे। सो मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो दिसंबर मंथ से उठाए गए थे, तो आपको दिसंबर मंथ का करंट अफेयर बिल्कुल रट के जाना, ये सोच लेना कि दिसंबर मंथ का करंट अफेयर आपको करना है। मुझे लगता है कि दिसंबर मंथ का इसमें भी अच्छे से पूछा जाएगा, और मे भी अगर दिसंबर का आप कर ही रहे हो तो जनवरी का भी कर लेना। मुझे लग रहा है कि दिसंबर से जनवरी के बीच का जो करंट अफेयर हो आपके पे एग्जाम में भी आ सकता है। फिर अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो रीजनिंग का लेवल ठीक था, ईजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर स्टेनोग्राफर्स के रिगार्डिंग में बात करूँगा तो ये मॉडरेट पेपर बोला जाएगा, क्योंकि उन्हें मैथ्स नहीं आता, तो उनके पास अटैम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन ही कम हो गए, और जहाँ क्वेश्चन कम हो गए तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल हम हाई बोल देते हैं, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल बंदे के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो पेपर का रीजनिंग का लेवल ठीक था, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, जैसा एसएससी में लेवल होता है उस लेवल पे भी नहीं था। और सेम गोज़ विद इंग्लिश का भी लेवल बहुत अच्छा नहीं था, मतलब डूएबल थी इंग्लिश भी, आप बहुत आसानी से कर सकते थे। बस रीज़न यही था मैंने जो बताया कि वो इतना टाइम कंज्यूम हो रहा था पैसेज को घुमाने में, पढ़ने में, और क्वेश्चंस को मतलब मार्क करने में इतना टाइम कंज्यूम हो रहा था, वो टाइम कंज्यूम करवा रहे थे। जो मैंने ओवरऑल पूरा सिनेरियो देखा कि मतलब वैकेंसी कम है, तो उन्हें कहीं ना कहीं आपको टाइम डाइवर्ट करा के स्कोर नहीं बनने देना, तो उन्होंने टाइम कंज्यूम करने के लिए वो सारी चीज़ें डाली। तो आपको अपना टाइम बचा के चलना है कि आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। ये चीज़ें जो मुझे फेस हुई, और उसके अलावा ओवरऑल जो पेपर जीएस का हमेशा से ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा बेढंग का होता ही है जीएस, तो ऑलवेज एज यूजुअल वैसे ही होता है। बट फिर भी अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो कुछ क्वेश्चन तो आप बना ले जाएंगे, जितने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल मेरा जो पेपर का एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक है, नॉट सो बैड नॉट सो गुड। क्योंकि गुड इसलिए नहीं है क्योंकि जो इस तरीके से पेपर को सेट किया गया था वो बहुत ही वियर्ड तरीका था, इस तरीके से पेपर को सेट नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। और ओवरऑल मतलब पेपर
पेपर तो ईजी ही बोलूँगा मैं, कहीं ना कहीं ईजी टू मॉडरेट की साइड ही था। सो ओवरऑल पेपर ठीक ठाक था। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और टेलीग्राम से नहीं कनेक्ट हुए तो टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर हो जाए। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपका टेलीग्राम के यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर है, वहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।